बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ुहैब हाशमी। मेरे साथ इस वक्त एक नौजवान, फैसलाबाद का एक नौजवान मौजूद है जो एक अपनी अकेडमी चला रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है और इसके साथ साथ कुछ ही माह में अब्रॉड पढ़ने भी जा रहा है। तो इनसे बात करते हैं और चंद सवालात करते हैं कि किस तरह से इस सफ़र का आगाज़ किया, क्या मुश्किलात का सामना किया और आगे अपनी मंजिल क्या देखते हैं। मेरे साथ जुरैश शाहिद साहब मौजूद हैं, इनसे सवालों जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुरैश शाहिद साहब, आप पहले तो खुशामदीद आपको हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। आप बताइएगा कि सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? ज़ुहैब भाई, पहले तो आपको पता है 2014 से 16 तक मैट्रिक का दौर था हमारा। उसके बाद जब जैसे कॉलेज में है तो कुछ पता नहीं था कि हमने आगे अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है, क्योंकि हमारा कोई गोल नहीं था बेसिकली। लेकिन जैसे कॉलेज ख़त्म करके यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया तो वहाँ पे अपनी डिग्री को स्टार्ट किया। जैसे जैसे मैच्योर होते गए, डिग्री समझ में आती गई, तो पता चला कि सिर्फ एजुकेशन हासिल करना काफ़ी नहीं। तो अगर हम अभी साथ कोई स्किल्स हासिल करते हैं, कोई काम सीखते हैं या कोई काम करते हैं, उसके अलावा कुछ ऐसा करना था, मतलब एक अंदर से एक जज्बा था कि कुछ ऐसा करना है कि जब तक हमारी डिग्री ख़त्म हो, जब तक हम आगे 4 साल के अपना एजुकेशन करियर को ख़त्म करें तो कुछ बने हुए हों ऑलरेडी, ताकि हमें कहीं जॉब तलाश ना करनी पड़े। तो इसी सिलसिले में जो है, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया पहला अपना यूनिवर्सिटी का करियर का आगाज़ किया, तो पहले सेमेस्टर के अंदर मैंने होम ट्यूशन के लिए एक पम्फलेट बनाए, जिसके अंदर जो है मैंने वो पम्फलेट छाप के घरों में देना शुरू कर दिए कि मैं जो है ना एक छोटा सा स्टेप उठाया था कि कोई होम ट्यूशन के लिए कोई बच्चा मिल जाए। तो वहाँ से मुझे एक मेरे घर के पास ही था एक बच्चा मिल गया, तो वहाँ से मैंने आगाज़ किया। तो मेरी जो पहली मंथ की पे थी वो अप्रॉक्सीमेट 3500 थी, 3500। तो वो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, फिर वो चलता गया आहिस्ता आहिस्ता जो है एक मतलब 1-2 साल का अरसा गुजरा। उसके बाद अपनी 3 अकेडमीज़ बन गई फैसलाबाद के अंदर। कुछ अकेडमीज़ के अंदर पार्टनरशिप हो गई, शेयर्स हो गए। तो वहाँ से जो है फिर मतलब इतनी इनकम आना शुरू होगी कि मैं आपको बस जस्ट इतना ही बताऊँगा कि मैंने जो अपनी डिग्री हासिल की है और जो मैं पढ़ने के लिए बाहर जा रहा हूँ, वो मैंने अपना सारे का सारा जो पैसे मतलब फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो मैंने खुद हैंडल किया, खुद संभाला, और वो सिर्फ जो है मैंने इसी से संभाला। और ये बहुत बड़ी बात है इसी एज में आपकी डिग्री BS लेवल पे। एक जो स्टूडेंट है पाकिस्तान में कम से कम इस काबिल नहीं होता डिग्री करने के बाद भी कि वो इतना अमाउंट जो बाहर पढ़ने जाने के लिए एक बिग अमाउंट की ज़रूरत है आपको। बिल्कुल है। वो अपने ज़ाहिर बात है घर वालों से फिर तलब करता है, और फिर जब नहीं जा सकते फिर बहुत सारी मायूसियाँ होती हैं स्टूडेंट्स को। तो उस हवाले से आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं जो बाहर पढ़ने का ख्वाब तो रखते हैं लेकिन मेहनत करने से डरते हैं? अच्छा ज़ुहैब भाई, मैं ना एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास कोई इतने ज़्यादा असासे नहीं थे कि मैं बाहर पढ़ने के लिए जा सकता या कि मैं बाहर जाके भी अपने जो अखराजात है उसको उठा सकता। तो बस ये है कि मैंने सोच लिया था पहले ही जब यूनिवर्सिटी में गया, तो मैंने सोच लिया था कि 4 साल के बाद डिग्री ख़त्म होते साथ ही अपने करियर को आगे कंटिन्यू कर दें, रुकना नहीं है। बाद में 4 साल के बाद ये सोचना नहीं है कि यार काश मैं 4 साल पहले कुछ कर लेता तो शायद आज मैं कुछ कर पाता। तो इस वजह से जो है उसको कंटिन्यू किया। बाकी जो है जो मैं बस इतना ही कहूँगा कि हमारे जो पहले जो फैमिली सिस्टम है ना हमारा, वो बच्चों को जब वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कोई किसी फील्ड में आगे आना चाहते हैं, तो उन्हें आगे से कहते हैं, उन्हें रिस्पॉन्स ये देते हैं कि पहले आप पढ़ लो। मैं ये कहता हूँ कि ये गलत है। बेसिकली होना ये चाहिए कि जब बच्चा स्टडी लाइफ में जाए, अपने आगे यूनिवर्सिटी लाइफ में जाए, तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि उन्हें साथ किसी फील्ड में लगा दें, ताकि जब तक उनकी डिग्री ख़त्म हो तो उनके पास कोई ऐसी स्किल हो या उनका कोई बिज़नेस ऐसा सेट हुआ हो कि बाद में वो अपने आने वाले जो अखराजात हैं, अगर उनका आगे पढ़ने का ख्वाब है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे हैं, अच्छी डिग्री हासिल करना चाह रहे हैं, तो वो उसको पूरा कर सके। तो मुझे ये लगता है बच्चों को भी आजकल जो है हमारी यूथ बहुत नेगेटिव वे की तरफ चली गई है। हमारे जो आपको पता है जो एक नॉर्मल रूटीन है बच्चे की, वो सुबह उठता है, स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है, फिर 4-5 घंटे जो है वो सोशल मीडिया पे गुजारता है। तो ये जो है मेरे मुताबिक ये बहुत गलत है, क्योंकि जो बच्चा 4-5 घंटे अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गुजारा है, अगर वो उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई स्किल हासिल करता है, कुछ चीज़ आपको पता है यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आजकल, तो अगर कोई वहाँ पर कोई स्किल सीखता है, कोई ऐसी चीज़ सीखता है कि जिसका उसको फ़ायदा हो, दिन में मेरे ख्याल से मेरे मुताबिक अगर 1 घंटा हम अच्छी पॉजिटिव वे करते हैं, कोई यूट्यूब का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करते हैं, तो हम 1 महीना, 2 महीने, 1 साल तक, मिनिमम 1 साल के अंदर हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम जो है ना अपने अखराजात उठा सकें। तो ये जो है मतलब मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो है अकेडमी का जो सेटअप आपने फैसलाबाद में शुरू किया था, आपने बताया एक बच्चे से शुरू किया और आज माशाल्लाह आपके पास तादाद हमने अभी देखी कुछ देर पहले
तो उस हवाले से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और तलीमी निज़ाम में क्या ख़राबी देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने ज़ुहैब भाई। मैंने जब पहले एक स्टूडेंट से स्टार्ट किया था, तो जब मैंने एकेडमी बनाने के लिए अपने पेरेंट्स को बोला तो उन्होंने मुझे ये कहा कि एकेडमी बनाना एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, कि लॉस भी हो सकता है इसके अंदर। तो फिर मैंने ना मतलब उनसे मांगे कि मुझे थोड़े बहुत जो है वो पैसे दें ताकि मैं अपनी एकेडमी बनाऊँ, कुछ बच्चों को पढ़ाऊँ और वहाँ से मैं इनकम जनरेट करूँ। तो उन्होंने मुझे मना किया कि भाई आप ना करो ऐसा, तो इसके लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैंने फिर कुछ अपने दोस्तों से हेल्प ली, मेरी यूनिवर्सिटी के कुछ क्लास फेलो हैं, मैंने उनको बोला कि जो है ना मतलब हम मिल के स्टार्ट करते हैं, एकेडमी बनाते हैं। तो हमने कुछ नहीं पहले हामी भरी, लेकिन उसके बाद 1-1.5 हफ्ते के अंदर उन्होंने मुझे मना कर दिया कि हमें हमारे घर से इजाज़त नहीं मिल रही। तो फिर मैंने अकेले ने स्टेप लिया। तो मतलब मेरे एक जगह से लोन उठाया, कुछ लोन था 3-4 लाख का, तो मैंने लेके अपनी एकेडमी का इनिशियल बिल्डिंग ले ली एक, और कुछ मतलब थोड़ी बहुत चेयर्स वगैरह रख के एक छोटा सा ऑफिस बना के मैंने उसको स्टार्ट कर दिया। तलीम के शोबे से वाबस्ता हैं खुद भी, तो पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम में जो ख़राबी है उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, या क्या ख़राबियाँ आ रही हैं आजकल? बिल्कुल ज़ुहैब भाई, आपको पता है कि हमारा जो मेरे मुताबिक जो पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम है ना, ये टोटली इसकी बेस ही ख़राब है। अगर हम चलते हैं ना, आपको पता है अब्रॉड किसी दूसरी कंट्री में चलें, जैसे फ़िनलैंड एजुकेशन सिस्टम, फ़िनलैंड एजुकेशन सिस्टम दुनिया का नंबर 1 जो एजुकेशन सिस्टम है। अगर हम फ़िनलैंड की टोटल आबादी देखते हैं तो वो तकरीबन 65 से 70 लाख के करीब है। लेकिन जो अगर हम दुनिया में टॉप इंजीनियर्स देखें, टॉप डॉक्टर्स देखें, तो वो फ़िनलैंड से बन के आते हैं। मतलब फ़िनलैंड की एजुकेशन इतनी ऊपर है। तो बस उनके अंदर ना फ़िनलैंड की एजुकेशन में ये है कि उसमें एक तो रट्टा सिस्टम बिल्कुल नहीं है, दूसरा ये कि उसमें कंपटीशन नहीं है। हमारी एजुकेशन के अंदर कंपटीशन बहुत है, मतलब बचपन से ही बच्चों के ज़हन में ये बिठा दिया जाता है कि तुमने क्लास में फ़र्स्ट आना है। तो वो बेचारा जो है ना अब क्लास में फ़र्स्ट आने से नीचे देखता ही नहीं है कि मैंने क्लास कुछ आगे करना भी है। तो उसके ज़हन में एक बैठ जाता है कि मेरिट बैठ जाता है कि मैंने फ़र्स्ट ही आना है हमेशा। फिर अगर कभी वो फ़र्स्ट नहीं आता, सेकंड आ जाता है, थर्ड आ जाता है, तो पेरेंट्स फिर उससे कहते हैं कि भाई तुम सेकंड थर्ड क्यों आ गए, तुमने फ़र्स्ट आना था। तो बेचारा जो है ना वो मेंटली बहुत टॉर्चर होता है। तो मेरे मुताबिक जो मैट्रिक तक का एजुकेशन सिस्टम है हमारे पाकिस्तान के अंदर, उसमें एक कंपटीशन लेवल जो है ना, मतलब बच्चों के दरमियान का कंपटीशन बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। उनको स्किल्स, मतलब पढ़ाई से ज़्यादा इसी एज के अंदर अगर बच्चा छोटी एज के अंदर कोई स्किल हासिल करता है तो वो स्किल को लेके आगे चलता है, फिर उसको बहुत काम आती है। तो मुझे ये लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना ख़ास तौर पे एक तो इसको ऑनलाइन अच्छा करना चाहिए, दूसरा ये है कि इसको स्किल बेस करना चाहिए। ये जो रट्टा सिस्टम है इसको ख़त्म करना चाहिए। यानी आप चाहते हैं कि थ्योरी कम से कम पढ़ाई जाए और प्रैक्टिकल की तरफ जो बच्चों का है ना रुझान पैदा किया जाए। बेशक ऐसा ही है, प्रैक्टिकल बहुत अहमियत रखता है जी। किसी भी फील्ड में आपने काम करना है तो थ्योरी की जितनी अहमियत है उसके साथ साथ प्रैक्टिकल आना ज़रूरी है। बच्चे को अगर कुछ काम, कोई भी शख्स है अगर उसको प्रैक्टिकल कोई काम करना नहीं आता तो पढ़े का फ़ायदा नहीं है। तो इसके हवाले से आप मोटिवेशनल लेक्चर्स भी देते हैं। बिल्कुल। आपके मोटिवेशनल लेक्चर्स खुद भी सुने, उसके बारे में क्या कहते हैं कि वो एक टीचर से फिर मोटिवेशनल स्पीकर तक का सफ़र, ये कैसे एकदम से कैसे चेंज आया? एक्चुअली भाई बात ये है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मुझे हमारी यूनिवर्सिटी में मोटिवेशनल स्पीकर्स आए, तो मुझे उनकी तरफ देख के लगा कि यार ये अच्छा काम करें, मतलब लोगों को कुछ ना कुछ तो सिखा रहे हैं। किसी मतलब मेरे ज़हन में ये था कि अगर हमारी वजह से किसी एक आदमी की ज़िंदगी संवर जाती है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, एक पाकिस्तान में एक टर्म सुनने में आती है कि जो कुछ नहीं बन सकता वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कितनी सदाकत है इस बात में? एक्चुअली ज़ुहैब भाई मैं आपको बताता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर ना 2 तरह के होते हैं। एक वो होता है जिसकी बात सुन के जो हमारे दिल में उतर जाती है, एक वो होता है कि हमने एक दिन उसकी बात सुनी और अगले दिन हमें उसकी बात भूल गई। मतलब वक्ती मोटिवेशनल स्पीकर का काम ये होता है कि वक्ती तौर पर वो स्टूडेंट्स को या उन लोगों को वो जगा देता है और उसके 1-2 घंटे के बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो इन दोनों में फ़र्क आ जाता है। बेसिकली ये है कि फ़र्क सिर्फ इतना है कि कम्युनिकेशन लेवल्स का और हमारी जो अपना जो इंसान का अपनी पर्सनालिटी होती है वो इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो मेरे मुताबिक अगर हम वो काम खुद भी करते हैं और वो आगे दूसरों को भी पहुंचाते हैं, दूसरे लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो वो उनके दिल में बैठना शुरू हो जाता है। बाकी ये हम आजकल पाकिस्तान में एक आम बना हुआ है कि जो कुछ नहीं बन सकता वो उठ के जो है मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है, लोगों को मोटिवेशन देना शुरू कर देता है। तो वो आपको पता है फिर उन जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लेकिन चंद पे पीक पे जो है ना वो कुछ ही मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो पीक पे हैं, और वो वही मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो उन बातों पे खुद अमल भी करते हैं और बाकी आगे लोगों तक पहुंचाते भी। बाकी जो है ये जैसे मौसमी, जिसे मैं कहूँगा कि जो मौसमी मोटिवेशनल स्पीकर होता है वो फिर कुछ देर का मोटिवेशनल स्पीकर होता है, बाकी आगे वो ख़त्म हो जाता है। यूके में जो एडमिशन लिया उसमें उस प्रोसेस में कितना टाइम लगा और
कितनी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी उसके लिए? यूके अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, एक अच्छी डिग्री में जा रहे हो, अपनी फील्ड की रेलेवेंट डिग्री में जा रहे हो, बाकी अगर आपके ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, सोच समझ के आप सारा काम करिए तो 6-7 महीने लगते हैं इस प्रोसेस को, क्योंकि यूके के अंदर 2 इनटेक हैं, एक जनवरी इनटेक है, दूसरा सितंबर इनटेक है। तो उन दोनों में से एक इनटेक आपको मिलने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। तो उसका प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। होता क्या है, जो जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होती है वो मेरिट पे बच्चों को लेती है, तो यूके का जो 6-7 महीने का प्रोसेस होता है। बाकी सबसे पहले हमने अच्छी यूनिवर्सिटी तलाश करनी होती है, अपनी फील्ड ढूंढनी होती है कि हमने किस फील्ड में जाना है। उसके बाद फिर हम आगे कोई अच्छा कंसल्टेंट देखते हैं, फिर यूके में अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। वहाँ से हमें वो यूनिवर्सिटी एक लेटर भेजती है जिसे ऑफ़र लेटर कहा जाता है। ऑफ़र लेटर आता है, उसको हम रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद यूनिवर्सिटी फिर हमें एक ब्राउचर भेजती है जिसके ज़रिए हमने अपनी फ़ी सबमिट करनी होती है। वो डिपेंड करता है कि डिपॉजिट कितना है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी का थोड़ा कम होता है, स्कॉलरशिप पर डिपेंड करता है। तो वो डिपॉजिट दे के फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं उन्हें। एक इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी, जैसे आइट्स है, डुओलिंगो है, कुछ टेस्ट का सर्टिफिकेट देना होता है, तो वो आपको अनकंडीशनल लेटर भेज देते हैं। फिर उसके फ़ौरन बाद ही आपका इंटरव्यू होता है यूनिवर्सिटी में। जैसे ही आपका वो इंटरव्यू क्लियर होता है तो आपको एक कैश लेटर है, कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस स्टडीज़, वो आपको वहाँ से यूके जारी कर देता है। अच्छा, जो लोग बाहर किसी भी मुल्क में, यूके से अलावा, यूके या कोई और मुल्क जहाँ के पढ़ना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे? मैं अब अच्छा सवाल किया आपने। मैं बस यही उन्हें कहूँगा कि अगर हमने किसी भी जगह पर जाना है, मतलब हम पढ़ना चाह रहे हैं, अब्रॉड जाके पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ उस लेवल पे नहीं है, चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं और वहाँ पर पाकिस्तान के सारे नौजवान वहाँ पर जा तो सकते नहीं। तो बाहर जाके पढ़ना बहुत अच्छी चॉइस है, लेकिन बस मैं उनको ये एडवाइस दूँगा कि एक तो कंसल्टेंट की बातों में बिल्कुल नहीं आना हमने। कंसल्टेंट हमें क्या कह रहे हैं कि आपको इस कोर्स में भेज देंगे, ये भी कोर्स अच्छा है, दूसरा कोर्स भी अच्छा है। दूसरा ये है कि हमने खुद से सर्च करनी, हमारी खुद जितनी अच्छी सर्च होगी, हमें पता होगा कि यूनिवर्सिटी इस रैंकिंग में आती है वर्ल्ड वाइड में, इसके बाद में वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हमें कितनी मिलती हैं, मतलब हमें काम करने का तरीका कितना मिलता है, काम मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो ये सारा कुछ हम खुद देखेंगे, गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, बाकी डिफरेंट साइट्स के ऊपर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद फिर एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके अंदर हम अप्लाई करेंगे। तो बाकी ये है, कंट्री कोई भी बुरा नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसी तरह यूके में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कनाडा में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। डिपेंड करता है आपका बजट कितना है, आपको कहाँ से कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिस भी मुल्क के अंदर से जो टॉप रैंकिंग में है, 3-4 मुल्क हैं, तो जिसके अंदर से भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छा कोर्स मिल रहा है, अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही है, तो बच्चों को बगैर सोचे समझे जो है वहाँ पर चला जाना चाहिए। तो मेरे मुताबिक ही है, क्योंकि फिर बाद में जब एक दफ़ा हमारे पास अच्छी डिग्री आ जाएगी, स्किल्स मिल जाएंगी, तो हम फिर कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स जो है वो खुद कुछ काम कर सकता है। बेशक जी, डिग्री की अहमियत है, प्रैक्टिकल की भी अहमियत है, और किसी भी शोबे में कोई भी काम करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए पहले ज़रूरी है कि आप प्रॉपर उसकी तालीम हासिल करें। उसके बाद आप उसको जो प्रैक्टिकल वर्क है वो भी सीखें और फिर काम शुरू करें। सिर्फ बातें कर देना काफ़ी नहीं है। कंसल्टेंट जो होते हैं वो आपको मिसगाइड भी करते हैं, प्रॉपर खुद इन्फॉर्मेशन हासिल करनी चाहिए। तो उसके बाद ही कोई भी स्टेप, किसी भी चीज़ में आप कामयाब तभी होते हैं जब आप मेहनत करते हैं। तो और मेरा ये मानना है कि आप मेहनत करते रहें। बाज़-औक़ात कई बार आपको मेहनत का सिला फ़ौरन नहीं मिलता, लेकिन वक्तन फ़ौक्तन, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे आप मेहनत करते हैं, किसी चीज़ में कामयाबी हासिल करते हैं, तो आपकी जो मेहनत है, जो रातें जाग कर गुजारी थी, जो सारा दिन थके हैं आप सूरज के नीचे, कभी कहीं भागे, वो सारी जो रातें हैं ना, वो दिन हैं, वो आपको पे ऑफ करते हैं। तो आप सबसे, देखने वालों से गुजारिश है कि जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह इस तरह की नशिस्तें हम आगे भी फ्यूचर में लाते रहेंगे, ताकि आपको उससे मोटिवेशन भी हासिल हो, और ख़ुद अगर कोई आप काम करना चाहें तो उसमें भी आप कामयाबी हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाह।